नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता का पद क्रमांक 1 के विषय में उसका अर्थ जाना। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं पद क्रमांक 2। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। कवि कह रहे हैं कि ये फैंटेसी तरीके की कविता है। कवि अपने मन में जो चेतन और अचेतन मन होता है उसकी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि कवि को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस आकृति को वह अपरिचित एवं रहस्यमय समझता रहा है वह कुछ और नहीं बल्कि अभी तक अभिव्यक्त न हो पाई उसकी अपनी ही अभिव्यक्ति है। वह उसकी अपनी उन संभावनाओं निहित प्रभाव और प्रतिमाओं की पूर्ण अवस्था है जिन्हें वह अभी तक व्यक्त नहीं कर पाया है। वह आकृति उसके हृदय में रिश्ते रहने वाले ज्ञान के तनाव की उसकी प्राण तत्व की ही प्रतिमा है। वो जो विचार उसके मन में आ रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति उसके स्वयं की अभिव्यक्ति के विषय में वो सोच रहा है। विशेष क्या है यहाँ पे? अलंकार उल्लेख रहस्यमय व्यक्ति के विभिन्न नाम। कवि के जीवन के अंधेरे कक्ष में चक्कर लगाने वाली आकृति कुछ और न होकर स्वयं कवि के अवचेतन हृदय में एकत्र उन भाव विचारों का साकार रूप है जिन्हें पूंजीवादी वर्ग ने अभिव्यक्त न होने दिया। अतएव इन पंक्तियों में मुक्तिबोध की वह विवस्था प्रकट हो रही है जिसके कारण वह अपने मन में जागृत भाव विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद पढ़ लेते हैं दोस्तों। कि कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उड़ता हूँ दरवाज़ा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे में ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव। हाथों में महसूस करता हूँ दुनिया। मस्तक अनुभव करता है आकाश। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकिनी हिलाकर। जोर लगा दरवाज़ा खोलता झांकता हूँ बाहर। ये तीसरा पद है। तीसरे पद में संदर्भ क्या लिया है कवि ने? कवि तिलिस्मी खो में जिस रक्तालोक स्नात पुरुष को देखता है वह पुरुष अंधकार पूर्ण रात्रि में कवि के हृदय द्वार पर आकर सांकल खटखटाने लगता है, कुंडी बजाने लगता है। कुंडी की आवाज को सुनकर कवि इस अनिश्चित की स्थिति में है कि वह दरवाजा खोले अथवा नहीं। अतएव उस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है कवि? वह अपने कमजोर घुटनों को बार बार मसल कर लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ा होता है। वह अपने रक्तहीन चेहरे की गहन शून्यता को अपने हाथों से पोंछकर
उसे दूर करने का प्रयास करता है। वह घोर अंधकार में हाथों से मार्ग की टोह लेता हुआ आगे बढ़ता है। कवि कहता है कि मैं अपने पैरों के द्वारा इस धरती की दूरी का अनुभव करता हूँ, जबकि हाथों से दुनिया की शून्यता का ज्ञान होता है। मेरा मस्तक आकाश की अनुभूति करता है, जबकि मेरे दिल में अंधकार का बोध होता है। आंखें तथ्यों को सूंघती सी प्रतीत होती है। अब मेरे पास केवल किसी का स्पर्श करने की शक्ति रह गई है, अर्थात वस्तुओं का स्पर्श कर उनके स्वरूप का अनुमान कर पाता हूँ। मेरी आत्मा में सत चित्त अर्थात अस्तित्व और चेतना का भयंकर संघर्ष हो रहा है, जिससे भयंकर ज्वाला धधक रही है। मेरे विचार संचरणशील होकर उन्मुक्त ढंग से विचरण करने में लगे हैं। इस प्रकार मैं दरवाज़ा खोजता हूँ, संभल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ, जंग लगी हुई सिटकिनी को हिलाता हूँ और दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँकता हूँ। विशेष क्या है इसमें कि अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार टटोल टटोल कर समझ ये पुनरुक्ति प्रकाश है। पद मैत्री ओर छोर, विशेषण विपर्य, अंधेरे का अंदाज, पुनरुक्ति वदा भास, जल उठी दहकी। प्रस्तुत पंक्तियों में दृश्य स्पर्श और घ्राण बिंबों को योजना द्रष्टव्य होती है। अगला है हाय हाय टॉल्स्टॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी भागे की आखिरी छोर, वह अन खिले मेरे उपन्यास का। केंद्रीय संवेदन दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉल्स्टॉय नुमा। शब्दार्थ नुमा समान। संदर्भ कवि हाय हाय करते हुए कहता है, न जाने कैसे उसे तारों के बीच में टॉल्स्टॉय दिखाई दे गए, जो घूमते व रुकते हुए पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। जिस आकृति को टॉल्स्टॉय की आकृति समझ बैठा था, अगले ही क्षण वह उसे टॉल्स्टॉय से मिलती जुलती आकृति समझने लगता है। वह उसे अपनी अंतरात्मा के सूत्र का अंतिम छोर मानता है। वह यह भी मानता है कि टॉल्स्टॉय की समानता रखने वाला वह अपरिचित व्यक्ति उसके अलिखित उपन्यास की केंद्रीय संवेदना है। भाव यह है कि उस व्यक्ति को केंद्र बनाकर कवि उपन्यास लिखना चाहता था, किंतु दुनियादारी की भागदौड़ में वह टॉल्स्टॉय जैसा व्यक्ति भी दब कर रह गया। विशेष अलंकार विप्सा हाय हाय, पुनरुक्ति प्रकाश बीच बीच, उपमा टॉल्स्टॉय नुमा, उल्लेख संवेदन के विविध नाम। यहाँ कवि अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित होता हुआ प्रतीत होता है। डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा के अनुसार रूसी उपन्यासकार टॉल्स्टॉय स्वर्गीय मुक्तिबोध के प्रिय लेखकों में से प्रमुख थे। वे कहा करते थे कि टॉल्स्टॉय और बर्नार्ड शॉ ने 20वीं सदी की विचारधारा को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अतः उन्हें नक्षत्रों में टॉल्स्टॉय की आकृति दिखाई देना और उनके द्वारा उनसे अपना संबंध जोड़ना सर्वथा स्वाभाविक है। वह इस दृष्टि से और भी अधिक स्वाभाविक है कि स्वर्गीय मुक्तिबोध भी टॉल्स्टॉय की भांति स्वयं को दीन दलित शोषित वर्ग का प्रवक्ता समझते थे और अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग दृष्टव्य है। अगला है दोस्तों, अगला 5वां पद देख लेते हैं। प्रोसेसन, निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए सा मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। शब्दार्थ निस्तब्ध शांत क्रमागत क्रमशः। संदर्भ अर्ध
सुसुप्ति की दशा में शहर में जुलूस को निकलते देखने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मध्य रात्रि के सुनसान और निस्तब्ध नगर के बीचों बीच यह कैसा जुलूस निकल रहा है। कवि को दूर से आती हुई बाजे की दबी हुई ताने और धुनें सुनाई दे रही हैं, जो कभी बहुत ही धीमी और कभी बहुत तीव्र हो जाती हैं। बाजे की ध्वनि तरंगों से उदास और गंभीर लहरें उठ रही हैं। बाजे की आवाज़ को सुनकर कवि अपनी गैलरी में आ जाता है और कोलतार वाली सड़क की ओर देखने लगता है। वह सड़क उसे इस प्रकार लगती है जैसे कोई मरी हुई काली लंबी जीभ हो, उसके इर्द गिर्द चमकने वाले विद्युत बल्ब किसी मृतक के चमकदार दांतों के समान लग रहे हैं। विशेष अलंकार संदेश संपूर्ण पद, पदमैत्री, तान धुन, तार स्वर, विप्सा, उदास उदास, दृश्य एवं श्रव्य बिंब योजना। इन पंक्तियों में कवि दलितों के अवचेतन मन के सामूहिक रूप को जुलूस के रूप में देखने का प्रयत्न करता है। अगला है दोस्तों, यकायक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव घिराव तनाव है सब ओर, पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धकधक, यह सब क्या है किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। शब्दार्थ भान ज्ञान अनुभव। संदर्भ रात्रि के 4 बजे की अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि, कि अचानक उसे यह बोध होता है कि इस संसार में चारों ओर केवल अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव और घिराव और तनाव है। सत्ता की स्वीकृति के बिना पत्ता तक नहीं हिल पाए। इसी कारण सेना ने सभी सड़कें घेर ली है, जिससे कि चारों तरफ आतंक फैल जाए। उसकी बुद्धि की रग समय की धड़कनें गिनती रहती हैं। कवि सोचता है कि क्या यह किसी जनक्रांति को कुचलने के लिए कठोर मार्शल लॉ है, जिसमें किसी को भी बाहर निकलने घूमने की सख्त मनाही है। अलंकार संदेह संपूर्ण पद, पदमैत्री, फसाव घिराव तनाव, रूपक बुद्धि की रग, विप्सा धकधक। प्रस्तुत पंक्तियों में जिस मार्शल लॉ की चर्चा की गई है, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने उसका संबंध मुक्तिगोत के नागपुर जीवन से जोड़ा है। शमशेर बहादुर सिंह ने भी इस संबंध में अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी तो एक रिपोर्टर की हैसियत से मुक्तिबोध घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा था। हो सकता है उन्हीं दिनों वहां धारा 144 तथा मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अगला है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धार्थवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, उधरम्बरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनास से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्ध व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। मित्रों, ये जो 7वां पद है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और मैंने खुद जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें भी, मेरे एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। एमए पार्ट 2 में मेरे सिलेबस में था। ये सेम टू सेम पद ये मुझे पूछा गया था। बहुत ही शानदार पद है ये और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और एमए पार्ट 2 में तो सिलेबस में है और अधिकतर इस पर व्याख्या या प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। शब्दार्थ असंग एकांत संदर्भ। बरगद के वृक्ष के नीचे पागल कहे जाने वाले व्यक्ति के आत्मोद्गारों का सरल गद्यानुवाद करते हुए कवि स्पष्ट कहता है, कवि स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है कवि? वह व्यक्ति यह कहा करता है कि अरे मेरे आदर्शवादी और सिद्धार्थवादी मन, तूने जीवन में अभी तक क्या किया? तूने जिस जीवन को व्यतीत किया है, क्या उसे सार्थक माना जा सकता है? वह व्यक्ति कहता है कि तुम केवल अपने उदर पूर्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए अनात्म बन गए हो। इस तरह स्वार्थी बनकर तुमने अपनी अंतरात्मा का गला घोटा है। तुम पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर के विवाह में निरर्थक कनातों की तरह तन गए हो। भाव यह है कि जिस प्रकार विवाह के अवसर पर कनातों के विवाह से कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार शोषक वर्ग शोषितों का शोषण कर रहा है और तुम केवल कनात की तरह मूक दर्शक बने हो। कनात मतलब कपड़े की दीवार होती है, पर्दे लगे होते हैं जो सजावट में लगते हैं। कनात मतलब कपड़े की दीवार होती है। कनात की तरह मूक दर्शक बने हुए हो। तुम केवल किसी व्यभिचारी के बिस्तर मात्र बनकर रह गए हो। भाव यह है कि जिस प्रकार कोई व्यभिचारी बिस्तर पर लेटकर व्यभिचार करता है और बिस्तर मूक बना रहता है, उसी प्रकार तुम भी व्यभिचार के आगे बिस्तर के समान असहाय बन गए हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने तमगे को सीने पर चिपकाए रहता है, मतलब जो प्राइज जीतता है उसे वो अपने सीने से चिपकाए रहता है, उसी प्रकार तुम भी दुखों को निरंतर अपने जीवन से लगाए हुए हो। तुमने उन दुखों का समाधान करने हेतु कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। तुम दिन रात अपने ही ख्यालों में डूबे रहे। तुम अकेले ही दुख भोगते आए और तुम्हारी बुद्धि में अलिप्ति की भावना आ गई है, जिसके कारण तुम्हारा जीवन सिद्धांतहीन होकर रह गया है। फिर भी तुम स्वयं को आदर्शवादी कहते हो। बड़ा सुंदर वर्णन किया है मध्यम वर्गीय परिवार की विभीषिका को कवि ने अपने रचना के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। अलंकार मानवीकरण मन, उपमा कनात से तमगोसा, उत्प्रेक्षा बन गए बिस्तर, उदाहरण जिस प्रकार बने रहे, चैतन्यारोहण बिस्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में कोरे आदर्शवाद पर तीखा व्यंग किया गया है। उपरिक्त अवतरण के उदरम भरी बन गए बिस्तर पंक्तियों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने लिखा है कि इसमें सामयिक मानव जीवन की विडंबना को बड़े ही नपे तुले और व्यंग्यात्मक शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। क्या कवि के इस विचार में कोई अतिशयोक्ति मानी जा सकती है कि सामयिक परिस्थितियों में व्यक्ति न रहकर एक उपकरण मात्र बन गया है? उसके अस्तित्व की इससे अधिक महत्ता नहीं है कि वह ऐसी स्वार्थी राक्षसी आत्माओं को स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाता है जिन्हें मनुष्य कहना भी मनुष्यता का अपमान लगता है। उन स्वार्थ लिप्त राक्षसी आत्माओं को भूत कहना अधिक संगत लगता है। तो दोस्तों, आज हमने दो से दो पद दो पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 तक हमने पूर्ण किया। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम 8वें पद के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।